ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का, तो हम देखेंगे राइट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली राइट्स आर। क्या हमारे क्लेम्स जो होते हैं या किसी इंडिविजुअल जो क्लेम करता है, कोई दावा करता है, तो क्या उसको हम राइट का दर्जा दे सकते हैं? क्या उसको हम राइट का स्टेटस दे सकते हैं? क्या उसको राइट कहा जा सकता है? ऐसे राइट्स क्या होते हैं? क्लेम्स ही तो होते हैं। किसी इंडिविजुअल या पर्सन के क्लेम्स को हम राइट्स कहते हैं। बट क्या उन क्लेम्स का सिर्फ क्लेम्स होना ही काफ़ी है राइट होने के लिए, या फिर दूसरे कंडीशंस भी हैं? फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कहूँ कि राइडिंग साइकिल इज़ माई राइट, साइकिल चलाना मेरा क्या है, राइट है। तो क्या इसको आप राइट का दर्जा दे सकते हो? क्या इसको हम राइट कह सकते हैं? क्या सोसाइटी इसको एज अ राइट रिकॉग्नाइज करती है? क्या कि कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट इसको एज अ राइट रिकॉग्नाइज कर सकती है? नहीं करती है। तो फिर दूसरे क्या कंडीशंस हैं जिनके बेस पे हम किसी क्लेम ऑफ इंडिविजुअल या किसी क्लेम ऑफ पर्सन को राइट का स्टेटस दे सकते हैं, राइट कह सकते हैं, है ना? तो हम यही समझते हैं कि राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल और पर्सन। राइट्स क्या होते हैं? किसी इंडिविजुअल या पर्सन के क्लेम्स होते हैं। अब कैसे क्लेम्स होते हैं? सिर्फ क्लेम्स का राइट होना काफ़ी नहीं है, बल्कि क्लेम्स के साथ कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनका होना काफ़ी है। वो कौन से कंडीशंस हैं? तो किसी इंडिविजुअल के क्लेम्स हों। कैसे क्लेम्स हों? रीजनेबल हो। अभी एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लेम्स कैसे हों किसी इंडिविजुअल के? रीजनेबल हों। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या कि साइकिल चलाना मेरा क्या है, राइट है। तो क्या ये रीजनेबल है? रीजनेबल नहीं है ना? क्या सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करती है? नहीं करती है ना? तो कैसे होने चाहिए? क्लेम्स किसी इंडिविजुअल के रीजनेबल होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना? तो किसी इंडिविजुअल या पर्सन के क्लेम्स कैसे हों? रीजनेबल हों। और कैसे हों? रिकॉग्नाइज्ड बाय अथॉरिटी हो। और कैसे हों? रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी हो। एंड सैंक्शनड बाय लॉ, और बाय लॉ सैंक्शनड भी हो। अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की एग्जाम्पल लेंगे कि एक दफ़ा जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल में क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं मिलती है। उनको क्लास के अंदर बैठना अलाउ नहीं किया जाता, उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता है ना? और जो दूसरे बच्चे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट हैं, उनको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त मिल जाती है। सेकंड थिंग क्या है कि क्लास में टीचर जब कोई क्वेश्चन करता है, तो जब क्लास के अंदर बैठे स्टूडेंट्स को उनके आंसर्स पता नहीं होते हैं, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो कि क्लास के बाहर बैठे होते हैं, इनको आंसर्स पता होते हैं और ये आंसर करने के लिए हाथ भी उठाते हैं। बट स्टिल जो टीचर है वो इनसे आंसर नहीं सुनना चाहते। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को आंसर्स पता होने के बावजूद टीचर जो है क्लास के अंदर जो बैठा है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से आंसर सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं सुनना चाहते। बट जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, उनको आंसर्स नहीं पता है ना? तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? एक तो पहली चीज़, उनको क्लास के बाहर बिठाया गया, क्लास के अंदर बैठने की उनको इजाज़त नहीं मिली। सेकंड थिंग क्या है? उनको आंसर्स पता होते हैं। जो टीचर क्वेश्चंस करते हैं उनको आंसर्स पता होते हैं, बट टीचर जो है उनसे आंसर नहीं सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? वी कैन सी कि देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन, है ना? हम डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे। और क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ये सबको पता है ना? तो यहाँ पे हमें किसी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है कि महज किसी वो कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से उनको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि दूसरे जो कि दूसरे क्लास से बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स, उनको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त मिलती है। ठीक है? तो ये हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन कास्ट, है ना? हम कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हैं। अच्छा, इसको हम प्रेजेंट डे से रिलेट करते हैं। मान लो आप किसी स्कूल में गए और आपके साथ इसी तरह से टीचर भेदभाव करे। कैसा? कि आपको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त ना दे, है ना? और आपको आंसर्स पता हो, आपसे जो है टीचर क्वेश्चन भी ना करे, आप आंसर करना चाहें टीचर के क्वेश्चंस का, टीचर फिर भी ना सुने, है ना? और आपको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त भी ना दें। तो आप जो है इस टाइम पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि सर, ये मेरे राइट के अगेंस्ट है। क्या? कि आप जो मुझे क्लास के अंदर बैठने नहीं दे रहे हो, मुझे क्लास के अंदर बैठने की परमिशन नहीं दे रहे हो, तो ये मेरे राइट के अगेंस्ट हैं, क्योंकि आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो।
है ना, क्योंकि मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से राइट मिला है। कैसा राइट मिला है? राइट टू इक्वालिटी मिला है ना। तो ये क्या है? ये अब वो स्टूडेंट यानी आप जो है क्लेम कर रहे हो, और आपका क्लेम कैसा है? आपका क्लेम बिल्कुल रीजनेबल है। और कैसा है? रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी है, और रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट है, एंड सैंक्शन बाय द लॉ है। तो ये क्या कहलाएगा? ये राइट कहलाएगा। ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट कि राइट्स क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स जो है क्लेम्स होते हैं किसी इंडिविजुअल या पर्सन के। वो कैसे होते हैं? वो रीजनेबल होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं सोसाइटी से, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट से, और सैंक्शन होते हैं लॉ से। तो उनको हम राइट कह सकते हैं। महज आप क्लेम करो और वो रीजनेबल ना हो, सोसाइटी से वो रिकॉग्नाइज्ड भी ना हो, अथॉरिटी या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड ना हो, सैंक्शन बाय लॉ ना हो, तो उन क्लेम्स को, ऐसे क्लेम्स को हम राइट्स का स्टेटस नहीं दे सकते, है ना। तो राइट्स क्या होते हैं? आई होप द पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर कि राइट एग्जैक्टली क्या होता है, किस क्लेम को हम जो है राइट का दर्जा दे सकते हैं। सेकंड थिंग हम क्या समझेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स थ्रू टू स्टोरीज। हम दो स्टोरीज के थ्रू जो है राइट्स की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टोरी थी एशियन गेम्स के लिए जो है स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन होना था, और दूसरी जो स्टोरी थी वो मचल लालुंग की थी, जो कि एक असम का रेसिडेंट होता है। तो फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ते हैं कि इस स्टोरी के थ्रू हम किस तरह से राइट्स की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। होता क्या है, देखो 1982 में क्या होता है, जो एशियन गेम्स है ना, उनके लिए एक फ्लाईओवर स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन होना होता है। तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो असाइन कर दिया जाता है वर्कर्स को, काम करने वालों को बुलाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जब काम करने वालों को बुलाया जाता है ना, तो जो लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, उनकी वहाँ पे जो कंडीशंस होती है ना, बहुत ही पुअर होती हैं, बहुत ही बेकार कंडीशंस होती है, जिनकी वजह से कंडीशंस उनके इस तरह की होती हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, है ना, उनकी जान को खतरा होने लगता है। इतनी बुरी कंडीशन होती है उनकी। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये है कि उनको जो मिनिमम वेज है ना, वो भी नहीं दी जाती है, ठीक है। होता क्या है कि काम करने वालों को बुलाया जाता है, उनकी कंडीशंस वहाँ पे बहुत ही बुरी होती हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, उनकी जो वेज होती है, उनको मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती है। अब होता क्या है, अब सोशल साइंटिस्ट की एक टीम जो है ना, इन वर्कर्स के पुअर कंडीशंस को स्टडी करती है, और स्टडी करने के बाद इनको पता चला कि भाई इनके साथ तो बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इनसे काम भी लिया जा रहा है, और इनकी जो कंडीशंस है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरी है। सेकंड थिंग, इनको जो है मिनिमम वेज भी नहीं दी जा रही है ना। तो अब जो सोशल साइंटिस्ट की टीम है, इनके कंडीशंस को स्टडी करने के बाद वो इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि भाई इनके साथ जो है ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कैसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? क्योंकि इनसे काम ले रहे हो आप, और काम लेने के बाद जो इनकी जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं दे रहे हो, और दूसरी चीज़ आप जो है इनके जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत ख़राब है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने अपनी वॉइस रेस की। किस लिए? फॉर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई इन वर्कर्स के साथ जो है आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, इनके साथ आप जो है इनका शोषण कर रहे हो आप, क्योंकि आपको इनको मिनिमम वेज देना चाहिए, अब वो भी नहीं दे रहे हो। इनकी कंडीशंस भी बहुत ख़राब है, जिनसे इनकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है ना। तो आप तो इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, ठीक है। ये क्या हुई? पहली कहानी। अभी हम समझेंगे कि किस तरह से इनको हम राइट्स के इंपॉर्टेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये पहली स्टोरी है। सेकंड स्टोरी क्या है? सेकंड स्टोरी ये है कि मचल लालुंग, ये असम का एक रेसिडेंट होता है, ठीक है। एक क्राइम करता है, ये क्राइम कमिट करता है। उसके बाद क्या होता है, इसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब अरेस्ट किया जाता है इसको, तो क्या पता चलता है कि ही इज नॉट मेंटली फिट एंड ही इज मेंटली नॉट स्टेबल, वो मेंटली अनस्टेबल होता है। तो जुडिशियल कस्टडी के अंडर इनको लिया जाता है, ठीक है। बट जब पता चला कि भाई मचल लालुंग जो है ना, वो तो मेंटली स्टेबल है ही नहीं, ना वो ट्रायल के लिए फिट है, इज़ नॉट फिट फॉर ट्रायल। अब क्या किया गया, इसको जो है ना एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया कि भाई जब ये मेंटली फिट हो जाएगा, मेंटली स्टेबल हो जाएगा, तब हम इसको ट्रायल के लिए ले जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो डॉक्टर्स जो है ना, काफ़ी टाइम बाद डॉक्टर्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई नाउ मचल लालुंग इज़ फिट फॉर ट्रायल, नाउ ही इज़ मेंटली स्टेबल, अब ट्रायल के लिए वो फिट है, स्टेबल है, आप उसको ले जा सकते हैं। बट पुलिस डिडंट टेक एनी एक्शन। पुलिस जो है, पुलिस डिडंट पे एनी अटेंशन टू द डॉक्टर्स। वो डॉक्टर्स की बात ही नहीं सुनती पुलिस, कोई एक्शन ही नहीं लेती है, ठीक है। एक बार ऐसा हो गया। फिर दूसरी बार, काफ़ी टाइम बाद दूसरी बार डॉक्टर्स फिर इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को कि भाई
मचल ललंग जो है ना अब फिट हो चुका है, वो मेंटली स्टेबल हो चुका है, अब उसको ले जा सकते हैं ट्रायल के लिए, वो ट्रायल के लिए फिट हो चुका है। बट अगेन पुलिस जो है ना कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस कोई अटेंशन ही नहीं देती डॉक्टर्स को। अब क्या होता है देखो, अ टीम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, एनएचआरसी, जिसको 1993 में इसको फॉर्म किया गया था। इसको हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका क्या फंक्शन है ना, इसकी क्या कंपोजिशन है, आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम जो है ना, इनको पता चलता है भाई कि मचल ललुंग नाम का कोई शख्स जो है ना जुडिशियल कस्टडी के अंडर है और हॉस्पिटल में एडमिट है मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से। बट अब जो है ना वो फिट हो चुका है, मेंटली स्टेबल हो चुका है ट्रायल के लिए। बट पुलिस जो है उसके बावजूद जो है कोई अटेंशन ही नहीं दे रही है, कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। तो अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम जो है ना इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है, इंटरवेन करती है। और जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवेन कर जाती है ना इस केस में, तो मचल ललुंग को फ्री किया जाता है। और ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम जो है ना ये क्लेम करती है और रेज करती है अपनी वॉइस, क्यों, फॉर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि भाई तुम इसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, है ना, इसको तुमने कस्टडी के अंडर ले लिया, हॉस्पिटल में तुमने एडमिट कर दिया मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से। अब जबकि ये मेंटली स्टेबल हो चुका है, ट्रायल के लिए फिट हो चुका है, बट उसके बावजूद तुम कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, है ना, तो तुम इसकी जिंदगी का जो एक अहम हिस्सा है, तुम जिंदगी का इसका जो एक बहुत ही अहम वक्त है वो तुम खराब कर रहे हो, इसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो तुम, है ना, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, इसको ट्रायल के लिए ले जाते ही नहीं हो तुम। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, इसकी जिंदगी वेस्ट की जा रही है, इसका एक बहुत ही क्रूशियल टाइम ऑफ लाइफ जो है वो वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे इसके साथ, है ना। तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम है, ये फिर इसके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के लिए क्या करती है, आवाज उठाती है। तो हम इन दो स्टोरीज से क्या समझ पाते हैं, क्या समझ सकते हैं कि राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। गाइस देखो, पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में यह हुआ कि भाई उनको मिनिमम वेज नहीं दी जा रही थी, उनके कंडीशंस बहुत ही खराब थे, उनकी जान जाने का भी अंदेशा था, जान जाने का भी खतरा लायक हो सकता था उनको, ठीक है। तो उनके साथ क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। बट टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट ने उनके इन पुअर कंडीशंस को स्टडी किया, है ना, और उनके राइट के लिए आवाज उठाई इन्होंने। तो ऐसा वो क्यों कर पाए, ये जो टीम है ना, टीम जो है ऐसा एक्शन क्यों कर ले सकती है, इसलिए ले सकती है क्योंकि भाई हमें राइट मिला हुआ है, हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिला हुआ है कि कोई हमारा शोषण कर ही नहीं सकता, कोई हमारा इस्तेहसाल नहीं कर सकता। अगर कोई हमसे काम ले रहा है ना, तो हमें वो जो है मिनिमम वेज तो देगा, हमारे कंडीशंस भी अच्छे होंगे, तो हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। और ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें मिला हुआ है। इस वजह से यहां पे टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट जो है ना आवाज अपनी रेज कर पाती है इन वर्कर्स के लिए। और दूसरी स्टोरी से हम क्या समझ पाते हैं, दूसरी स्टोरी से हम ये समझ पाते हैं कि भाई हमें जो है ना राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिला हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। तो तुम किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते, ना ही तुम किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो। तुम्हें उसको जो है ना ट्रायल के लिए ले जाना पड़ेगा। अगर वो मेंटली फिट है, स्टेबल है, तो तुम उसका टाइम बर्बाद ना करो, उसको कोर्ट के सामने पेश करो, है ना, उसको हाजिर करो, तुम उसको ट्रायल के लिए ले जाओ। फिर जो फैसला सुनाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको या तो जेल में या तो उसको जो है ना जेल होगा, और या फिर क्या होगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बट तुम उसकी इस तरह से जो है बगैर कोई एक्शन लिए किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। तो ये जो है राइट्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है हमें कि अगर हमारे पास राइट्स नहीं होते तो कोई भी हमारी जिंदगी के साथ खेल सकता था, और अगर हमारे पास ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता तो कोई जो है हमसे काम ले लेता, है ना, हम कभी काम नहीं करना चाहते स्टिल हमसे कोई काम ले सकता था, जिसको जैसे फोर्स लेबर होता है या फिर बेगार जो होता है, इस तरह से लोग काम ले सकते थे, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे दूसरों को, ठीक है ना। तो ये सिर्फ राइट्स ही हैं जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से कोई हमारे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ना ही कोई हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, और ना ही कोई जो है हमारा राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है वो छीन सकता है। तो इन दो स्टोरीज के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि राइट्स की कितनी अहमियत है, राइट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।